स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र की चौथा अध्याय कानूनों की समझ। इससे पहले हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह पहले हम अध्याय को समझेंगे और फिर प्रश्नोत्तर करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति के खरीदने व बेचने के कानूनों से भी अवगत हों। अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि कानून बनाने का जिम्मे संसद का होता है। क्या कानून सभी पर लागू होता है? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, वह सब हम इस पार्ट में अध्याय में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कानून सब पर लागू होता है? चलिए देखते हैं। इस स्थिति को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। इस वजह से सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश ना हो। इसलिए हमने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों। मतलब कि जितने भी लोग रहते हैं उन सब पे समान रूप से कानून लागू हो। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति ना हो, भले ही वो कुछ भी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? प्राचीन भारत में असंख्य स्थायी कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली माने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग यह मानते थे कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई गई कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों में के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों की एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट जो अंग्रेजी शासन के मनमाने का मिसाल था। इस कानून पर राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाया जाएगा। बिना मुकदमा चलाई उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। रॉयल एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉयलेट एक्ट के तहत सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉयल एक्ट हटा दिया गया।
10 मार्च 1919 से रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून की भारी पैमाने पर विरोध होता था। इस क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू ने को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। इस समय यह सभा चल रही थी। उसी समय जनरल डायर, जो ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने के रास्ते सब बंद कर दिए और उन्हीं रास्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए, असंख्य जख्मी हुए। मरने वाले और घायल होने वालों में बहुत सारी महिलाएं व बच्चे थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग का जनसंहार दिखाया गया है और गोलीबारी का दृश्य भी दिखाया गया है, देख सकते हैं इस पेंटिंग में। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। इसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वह कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानून पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे लोग भारतीयों ने मांग की कि उपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोगों में भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, रोजगार महुआ कराने के लिए नए कानून बनाए गए थे। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वह कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं और इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही इस किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्या के प्रति संवेदनशील रहे। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर पर किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट या चोट या धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या फिर भावनात्मक शोषण के थ्रू भी पहुंचाया जा सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं को सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुषों के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। यह कुछ अखबार की कटिंग है, उनको हम देख रहे हैं। अरे साजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा? यह महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन के सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र का एक एक कड़ी याद है। अप्रैल 1991, दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं की है, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं
मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा बुरा कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद कर दें। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूद कानून फौजदारी कानून है, उससे ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। 1990 के दशक के विभिन्न मंचों पर नए नए कानून की मांग उठती रही। यह कुछ मंच का चित्र है। उसमें एक जो जनप्रतिनिधि है वह कह रही है, हमने कई महिलाओं की आपत्ति सुनी है। हमने देखा है कि महिलाओं की मारपीट से बचाव चाहती हैं। वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार रहती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकील कानून के विद्यार्थियों और सामाजिक वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। कुछ पढ़ रहे हैं, उसका चित्र दिखाया गया है। क्या कह रहे हैं वह दिखाया गया है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखल से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, दूसरी पूछ रही है। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बैठक की गई, उसका कुछ चित्र दिखाया गया है। कई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को ये प्रस्ताव जल्द से जल्द संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन महिलाएं बात कर रही हैं। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला, अब नीचे दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, उनमें से पहला चित्र देखते हैं। संसदीय स्थायी समिति की माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी और इन सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों संसदों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 में से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, यह नया कानून क्या है? यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा और बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। यह कानून एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। यह कानून कितना महत्वपूर्ण क्यों है, संवाददाता पूछ रहे हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाएं, पुरुष, पुलिस और न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती रहती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय
सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। उस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वह जनता की चिंताओं का कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबारों के संपादकों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी व व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस व पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए हम एक और स्थिति पर विचार करें कि कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लेख लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह का इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों को पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा व खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें व सेवाएं बहुत ही सस्ती कीमतों और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की अपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा हो जाएगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत में शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगेगा कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे, उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स द्वारा नामक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे का तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स को यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक आंदोलन शुरू हुआ, जिससे फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ और यह कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपयुक्त चित्र में रोजा पार्क्स द्वारा बस में यात्रा करते हुए दिखाई दे रही हैं। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद भी हम अखबार व अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि सही नहीं काम कर रहे हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग करने से मदद मिलेगी। आइए अब इसके हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। कानून का शासन हमें सिखाता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। कानून का शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या
धना सेठ। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी कानून के ऊपर नहीं है। हर अपराध की एक कानून का उल्लंघन की एक सज़ा निर्धारित है। उसे सज़ा तक पहुँचाने में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कानून के उल्लंघन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती होने पर भी गाड़ी न रोकना, कानून का उल्लंघन है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाना कानून का उल्लंघन है। प्रश्न नंबर 2 है, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके क्या कारण है? हमें 2 कारण बताने हैं। भारत में कानून अंग्रेजों ने शुरू किया था, इस दावे को इसलिए इतिहासकार गलत ठहराते हैं क्योंकि भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों की एक अहम भूमिका रही है। औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था, जो 1870 के राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों के मनमाने शासन की मिसाल था। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की आलोचना या विरोध करता है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और आलोचना करते थे। प्रश्न नंबर 3 है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना और महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? उसे अपने शब्दों में लिखना है। बहुत समय बाद घरेलू हिंसा से परेशान होकर कुछ महिलाओं ने महिला संगठन के दफ्तर में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिन प्रतिदिन घरेलू हिंसा की बढ़ती शिकायतों के कारण महिला संगठनों ने एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई। सभी लोगों ने घरेलू हिंसा का मुद्दा विभिन्न मंचों पर उठाया। 1999 में वकीलों, कानून विद्यार्थियों और सामाजिक वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने इस विषय पर राष्ट्रव्यापी चर्चा की और घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया और 2002 में इसे संसद में पेश किया। कुछ महिला समूह ने विधेयक का विरोध भी किया क्योंकि उसमें उनकी सुझाई हुई एक भी बात नहीं थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें सभी लोगों ने ऑनलाइन अपनी याचिकाएं भेजी। इसे ऑनलाइन लिया गया ताकि सभी लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। इसके बाद महिला संगठनों ने स्थानीय संसद को अपने सुझाव सौंप दिए और संसद ने उन्हें राज्यसभा में सौंप दिया। इन सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट ने महिला संगठनों को बहुत सारी मांगें स्वीकार कर ली थी। 2005 में एक नया विधेयक संसद में पेश किया गया और दोनों सदनों की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और 2006 से घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून लागू हो गया। इस प्रकार से कानून की व्यवस्था आवश्यक महसूस करना, विधेयक बनवाना और उसे अपने सुझाव देकर बेहतर बनाना जैसे अलग अलग काम महिला संगठनों ने करके इस कानून के लागू होने में एक अहम भूमिका निभाई। अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में निम्नलिखित वाक्य जो पृष्ठ 44-45 से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे कि पालन करना उनकी मजबूरी हो। वह कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। बहुत राष्ट्रवादी अंग्रेजों के मनमाने कानून से सहमत नहीं थे, इसलिए गलत कानून को सहने की बजाय उन्होंने अपनी मांगें उनके सामने रखी और अपनी मांगें मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वह चाहते थे कि सभी लोगों को कानून की एक नज़र से समझा जाए। वह सभी लोगों में बराबरी चाहते थे। सही कानून वो नियम होते थे जो व्यक्ति को न्याय दे और उनकी मुश्किलों को कम करे और उनका जीवन सरल बनाए। ऐसा कानून जो न्याय देने के बजाय स्वतंत्रता छीन ले, वे कानून नहीं चाहते थे। यदि कानून से सबका न्याय होगा तो किसी को भी मजबूरी से पालना नहीं करनी पड़ेगी। इन वाक्यों में से हमें सही कानून क्या होता है यह समझाया गया है। अगर कोई ऐसा कानून जो कि निर्दोष को तकलीफ पहुंचाए या किसी तरह का भेदभाव उत्पन्न करे, हमें उसका विरोध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।